वेलकम बैक। सुबह सवेरे पाकिस्तान आप देख रहे हैं और एक ख़बर ने मुझ में तो ख़ास तौर पे बहुत खुशी की लहर जो है वो दौड़ गई थी, इसलिए कि जब हम कोविड के दिनों की बात करें तो हमें अपने मसीहाओं की अहमियत जो है वो शिद्दत से उजागर हुई। और उसमें सिर्फ डॉक्टर्स नहीं हैं बल्कि मैं तो कहूँगी डॉक्टर्स से ज़्यादा मेडिक्स के साथ मुंसलिक लोग और नर्सिंग जो स्टाफ है वो शदोमत के साथ खिदमत कर रहा होता है। जो खिदमत का एक है ना एलिमेंट वो इनमें बहुत ज़्यादा होता है। और अगर हम बात करें कि पाकिस्तान में नर्सेज जो हैं वो बड़ी एम्पैथेटिक भी होती हैं और बड़ा विलिंगली सर्व भी करती हैं। तो खुशाइन बात यह है कि इस शोबे से वाबस्ता ख़वातीन की खिदमात को आलमी सतह पर सराहा गया है। ग्लोबल 2020 की 100 आउटस्टैंडिंग विमेन नर्सेज एंड मिडवाइफ्स की फहरिस्त जारी की गई है, जिनमें से 8 पाकिस्तानी नर्सेज और मिडवाइफ को भी शामिल किया गया। और इनमें से जो 5 हैं वो इस वक्त पाकिस्तान में ही काम कर रही हैं, जबकि 3 हैं वो पाकिस्तानी ही हैं। यहाँ से तालीम हासिल करके इस वक्त कनाडा में मौजूद हैं और वहाँ पर पढ़ाई भी हासिल कर रही हैं और वहाँ पर प्रैक्टिस भी कर रही हैं। ये तमाम ख़वातीन आगा खान यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड मिडवाइफरी से बतौर असातिज़ा मुंसलिक हैं या इस इदारे की फारिगुल तहसील तालिबात हैं। आगा खान यूनिवर्सिटी के एलामिये के मुताबिक 43 ममालिक में से 100 नर्सेज और मिडवाइफ्स को मुंतखब किया गया। सेहत आमा के मयार को बेहतर बनाने के लिए खिदमात और आलमी वबा की मुश्किल सूरत हाल में मुसलसल मेहनत की बदौलत उन्हें इन एजाज़ात से नवाजा गया है। पाकिस्तान के लिए बहुत फ़ख्र की बात है। ये एजाज़ उनका नहीं, ये एजाज़ हमारा है कि विमेन इन ग्लोबल हेल्थ की जानिब से उन्हें ये एजाज़ दिया गया है, जो आलमी इदारा सेहत अक़वाम मुत्तहिदा और दूसरे आलमी इदारों के साथ इश्तराक में काम करता है। स्कूल ऑफ नर्सिंग की डीन डॉक्टर जो हैं रोज़ीना करमलियानी को बोर्ड एंड मैनेजमेंट कैटेगरी के तहत एजाज़ दिया गया है, जबकि असाज़ा यास्मीन पारपियो और समीना वर्तीजी को कम्युनिटी हीरोज़ की कैटेगरी के तहत मकामी आबादी की सेहत और नर्सिंग खदमात के इतराफ़ में एजाज़ात दिए गए हैं। सो हम इस हवाले से बातचीत करेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर आगा खान यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड मिडवाइफरी समीना वर्तीजी से। गुड मॉर्निंग समीना वर्तीजी, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने हमारा सर फख्र से बुलंद कर दिया। हमें पहले ये पता था कि हमारी नर्सेज जो हैं वो बहुत कमाल काम करती हैं, लेकिन अब तो ये एजाज़ इंटरनेशनल लेवल पे एक्नॉलेज भी किया गया, आपके स्किल को भी, आपकी प्रोफेशनल एक्सीलेंस को भी और आपकी खिदमात को भी। सो कैसा लगा आपको और हमें बताइएगा इसके बारे में, ये तमाम एजाज़ के बारे में। बहुत शुक्रिया फ़रा, और सबसे पहले मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करूँगी कि आप लोगों ने हमें मौका दिया आपके प्लेटफॉर्म पे आके बात करने का और हम आप लोगों को बताएं कि क्या चीज़ है जिसकी वजह से पाकिस्तानी नर्सेज जो है आलमी सतह पे आई हैं। और ये एजाज़ मेरा या हम 8 नर्सेज का नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान की नर्सेज का है, पूरे पाकिस्तान की ख़वातीन का है। अगर देखा जाए तो पाकिस्तान इस वक्त आलमी सतह पे माना जा रहा है, देखा जा रहा है कि भाई पाकिस्तान की ख़वातीन ने कुछ काम किया है जिससे कि सराहा जाए। तो बहुत खुशी हो रही है कि मैं एज अ पाकिस्तानी, एज अ नर्स और एक खातून, एक उस हैसियत से इस ग्रुप में शामिल हूँ जिसे कि सराहा गया है। और ये मेरा अकेली का या हम 8 नर्सिस का एजाज़ नहीं है, ये तमाम औरतों का, तमाम नर्सिस का ये एजाज़ है और हम सब पाकिस्तानियों का है। बिल्कुल ठीक है। जिस तरह से हम पहले बात कर रहे थे कि पाकिस्तान में तो उमूमी तौर पर डॉक्टर हजरात को ही अहमियत हासिल है, उन्हीं को ही एहतराम की नज़र से देखा जाता है, नर्सिस की खिदमात का एतराफ़ पाकिस्तान में नहीं किया जाता, इसकी आप क्या बुनियादी वजूहात समझती हैं? सबसे पहले मैं ये कहूँगी कि हाँ, एक ऐसा वक्त था कि जहाँ नर्सिस की खिदमात को इतना अच्छी तरह से नहीं देखा जाता था। अगर आज से आप 30-40 साल पहले देखें कि नर्सिस को बहुत ही लो ग्रेड प्रोफेशन की तरह से देखा जाता था, जहाँ नर्स को सिर्फ एक तरह से सर्वेंट का रूप देखा जाता था। भाई एक यूनिफॉर्म पहना के मरीज़ के सामने खड़ा कर दिया और उसे जो डॉक्टर्स ने ऑर्डर दिए उसे वो सर अंजाम देती है। आज वो चीज़ नहीं है। और उस वक्त जो था उसका जो आपने कहा ना कि क्या रीज़न्स है या क्या वजूहात हैं, सबसे बड़ी वजह जो इसमें मैं कहूँगी वो एजुकेशन की है। उस ज़माने में जो एजुकेशन नर्सिंग की इतनी ज़्यादा तवज्जो नहीं दी गई थी। अगर आप 30-40 साल पहले देखें और आज देखें तो एजुकेशन में कितनी ज़्यादा तरक्की हुई है कि आज नर्सिंग की एजुकेशन पाकिस्तान में, मैं पाकिस्तान की बात कर रही हूँ, PhD लेवल तक पहुँच गई है। और इसकी एक मैं ख़ास तौर से जो है कहूँगी कि आगा खान यूनिवर्सिटी, ये आगा खान यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड मिडवाइफरी का इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि जो कि इस यूनिवर्सिटी के बनने के बाद इस यूनिवर्सिटी का पहला जो है क्या कहना चाहिए कि इदारा स्कूल ऑफ नर्सिंग बनने के बाद जो हिज हाइनेस प्रिंस करीम आगा खान ने
इसे एक बनाया, क्योंकि उनका जो विजन था कि पाकिस्तान में नर्सिस को एक वो मुकाम दिया जाए जिसको वो डिज़र्व करती हैं, और उस मुकाम को देने के लिए सबसे अहम चीज़ तालीम है। और तालीम को उन्होंने यहाँ एक बुनियादी चीज़ बना दिया कि तालीम लाजमी है, और ना सिर्फ ये कि एक डिप्लोमा लेवल पे इन्होंने ख़त्म किया उस बात को, क्योंकि हमने आगा खान यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ नर्सिंग में डिप्लोमा प्रोग्राम शुरू किया, लेकिन आज हम PhD लेवल तक पहुंच गया। और हिज हाइनेस दी आगा खान को हम जो है वाकई इस चीज़ के लिए ग्रेटिट्यूड पेश करेंगे कि उन्होंने हमारे लिए राहें खोली, पूरे पाकिस्तान के लिए राहें खोली। ना सिर्फ आगा खान यूनिवर्सिटी प्रोग्राम्स ऑफर कर रहा है, बहुत सारी दूसरी यूनिवर्सिटीज़ भी PhD लेवल के प्रोग्राम ऑफर कर रही हैं। ये यकीनी तौर इस चीज़ को देखते हुए जी बिल्कुल ये बड़ी अच्छी बात है कि नर्सिंग की जो एजुकेशन है उसको एट पार किया गया इंटरनेशनल जो क्वालिफिकेशन स्टैंडर्ड्स हैं उनको मीट करने के लिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा फ़र्क था कि पाकिस्तान में जो नर्सेज हैं वो ग्रूम भी नहीं होती थी, वो हमेशा दबाव का शिकार भी रहती थी, उनकी प्रोफेशनल एक्सीलेंस भी नहीं होती थी और उसको माना भी नहीं जाता था पूरी दुनिया में उस लेवल पे। लेकिन क्या कोई एक क्राइटेरिया खातून होना भी था? ये इत्तेफाक है कि सारी ख़वातीन जो है ख़वातीन नर्सेज ही नॉमिनेट हुई हैं, या सिर्फ ख़वातीन नर्सेज के दरमियान ये मुकाबला था? और दूसरा, कैसे इस शोबे को पाकिस्तान के जो डिफरेंट और इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ नर्सिंग की तालीम दी जाती है वहाँ पे कैसे बेहतरी लाई जा सकती है? कैसे नर्सिंग को एक बेहतर शोबा जो है ज़िंदगी में और पाकिस्तान में भी बनाया जा सकता है? फिर देखें, जो आपने कहा ना कि इसके जो क्राइटेरिया, ये ख़ुसूसन औरतों का ही एक कंपटीशन था। वुमेन इन ग्लोबल हेल्थ बेसिकली एक इदारा है जिन्होंने इस चीज़ को जो है लिया, और इसमें इंटरनेशनल काउंसिल फॉर नर्सेज, आलमी इदारा सेहत और इंटरनेशनल कॉन्फेडरेशन फॉर मिडवाइफ्स, उन सब ने मिलकर एक ये 2020 को बिकॉज आलमी साल नर्सेज और मिडवाइफ का था, उन्होंने कहा कि हम कुछ ऐसी नर्सेज, फीमेल नर्सेज खसूसन उनको चुने और देखेंगे उन्होंने क्या काम सरअंजाम दिया दुनिया जहां में, और जो है उसमें से जो 100 नर्सेज हम देख रहे हैं, 100 नर्सेज सेलेक्ट हुई हैं। तो ये खसूसन सिर्फ और सिर्फ औरतों के बीच में मुकाबला था। यकीनन हमारे मर्द नर्सेज इसमें बहुत ज़्यादा खफा है, लेकिन हम ये एजाज़ उनके साथ भी शेयर करते हैं, क्योंकि ये पाकिस्तानी होने के लिहाज से वो भी हमारे साथी हैं इसमें। और फरा आपका जो दूसरा सवाल, सॉरी आप थोड़ा सा दूसरा सवाल को जी, मैंने कहा तजावीज़ दीजिए कि जैसे आगा खान यूनिवर्सिटी ने इसको एट पार किया है एजुकेशन को, नर्सिंग की बाकी इदारों में क्या करने की ज़रूरत है कि जिसके साथ पूरे मुल्क की जो नर्सेज हैं वो इतनी कॉन्फिडेंट, इतनी क्वालिफाइड, इतनी कॉम्पिटेंट, इतनी एक्सीलेंस की हामिल हो, जिस तरह से आप लोग आए हैं इस तरह से उनको भी एक्नॉलेज किया जाए? सबसे पहले मैं एक चीज़ बता दूं कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम आगा खान यूनिवर्सिटी की नर्सेज जो है कॉन्फिडेंट या कॉम्पिटेंट या इतनी माहिर हैं। पाकिस्तान में बहुत सारी ऐसी नर्सेज हैं और मैं उनको वाकई एक्नॉलेज करूँगी कि उन्होंने बहुत ही अच्छे काम सर अंजाम दिए हैं। सिर्फ इत्तेफाक ये है कि वो नॉमिनेशन में शायद उन तक पहुँची नहीं ये बात, या उनको पता नहीं चली, या उन्होंने अपने आप को नॉमिनेट नहीं किया। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम 8 नर्सेज या हम जो आगा खान में वही काम कर रहे हैं। पाकिस्तान में बहुत सारी कॉम्पिटेंट नर्सेज है और मैं उनको डेफिनेटली यहाँ इस प्लेटफॉर्म पर एक्नॉलेज करूँगी, उनकी सर्विसेज को, उनकी कॉम्पिटेंसीज को, कि दे आर रियली हीरोज, कम्युनिटी हीरोज। शायद मैंने इतना काम नहीं किया जितना उन लोगों ने किया होगा बेशक। अब आपका सवाल कि क्या किया जाए, अगर मैं आलमी इदारा सेहत की एक रिपोर्ट है 2020 की ही, उसमें उन्होंने चंद तजावीज़ दी हैं और मैं उसको डेफिनेटली यहाँ शेयर करना चाहूँगी कि उन्होंने कहा कि नर्सिंग एजुकेशन, जो हमने बात कर ली अभी, कि नर्सिंग एजुकेशन को बढ़ाया जाए। और नर्सिंग एजुकेशन में सिर्फ ये नहीं कि आप इदारों में तालीम दें, लेकिन तालीम देने वालों को भी आप तैयार करें। मिसाल के तौर पे हम कहते हैं कि भाई हमने प्रोग्राम्स तो शुरू कर दिए और हम लोगों को इनरोल कर रहे हैं नर्सिंग की एजुकेशन के लिए, लेकिन उनकी फैकल्टी, उनके टीचर्स ही तैयार नहीं है। तो कैपेसिटी बिल्डिंग या उनकी फैकल्टी की कैपेसिटी बिल्डिंग की उन्होंने बहुत ज़्यादा यहाँ जोर दिया है। फिर एक और चीज़ उन्होंने ये WHO की बात करी, उन्होंने कहा कि यहाँ उनकी जो रिसोर्सेज, कि आप स्टूडेंट्स के लिए वो रिसोर्सेज दें कि वो अपनी एजुकेशन को बेहतर करें। मिसाल के तौर पे अगर आज देखें कि हम पूरी दुनिया वर्चुअल चली गई है, कि आप अगर देखें कि क्लासेस जो है फेस टू फेस नहीं हो रही है, हम सब वर्चुअल है, लेकिन हमारे पास अभी भी बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जो हमें सामने आ रहे हैं। सबसे बड़ा मसला तो हमारा या तो पावर शट डाउन का है या इंटरनेट का है।
तो इन चीज़ों में इन्वेस्ट करने की बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की बात की गई है। तो एक बात है नर्सिंग एजुकेशन, दूसरा उन्होंने कहा कि जॉब्स क्रिएट की जाएं, ठीक है, कि गवर्नमेंट सेक्टर में स्पेशली या डेवलपिंग कंट्रीज़ के हवाले से ख़ास तौर से बात की कि जॉब्स क्रिएट की जाएं ताकि इन नर्सिस को मौका मिले, आगे आएँ और अपनी सर्विसेज सर अंजाम दें। एक बहुत अहम बात जो WHO की मैं कर रही हूँ, आलमी इदारा सेहत की जो तजावीज़ की बात करें, उन्होंने कहा लीडरशिप कैपेसिटी बिल्ड करें। हमारे यहाँ अगर आप नर्सिंग का जो फरहान ने शुरू में बात की थी कि नर्सिस को बहुत कमतर समझा जाता था, तो वो सिर्फ इसीलिए कि हमें जो है नर्सिस को वो मौका नहीं दिया गया है, बदकिस्मती कह लें या जो भी, कि हमारी कम फहमी है कि नर्सिस को मौका नहीं दिया गया कि वो जो एक लीडरशिप पोजीशन पे आए, पॉलिसी लेवल पे आए। बिल्कुल ठीक है, नर्सिस को मौका दिया जाना चाहिए, उनकी तालीम के लिए मजीद काम करने की जरूरत है। समीना वर्ती जी हमारे साथ मौजूद थी। We are truly proud of you. Thank you very much for being with us. It's an honor. सिर्फ आप लोगों के लिए नहीं, हम सब के लिए भी और तमाम पाकिस्तानी खवातीन के लिए भी, हमजा, बिल्कुल, जो भले नर्सिस नहीं है लेकिन पाकिस्तान के खवातीन का जो जज्बा खिदमत है उसे सराहा गया, किसी न किसी शोबे में अपना पूरा किरदार जो है वो अदा कर रही हैं। तो हैट्स ऑफ, ये हम सुपर हीरोज हैं, ये जो हमारी हैं। और एक और बाहिम्मत बच्ची की हम बात करने जा रहे हैं फरा, जो हम शायद खुशी से नहीं कर रहे हैं कि शायद हमें ये बात मिलती ही ना कि हम ये बात कर सकते हैं, लेकिन जिसे कहना चाहिए ना, हीरो वही होता है जो हालात का मुकाबला करता है, जो जबर के सामने, भले वो वक्त के हों, भले वो ज़माने के हों, भले वो अपनों के हों, गैरों के हों, उसके सामने खड़ा हो जाता है, डटता है, उसका मुकाबला करता है। और ये जो हीरो है, ये 12 साला एक बच्ची है जिसे गुड़िया से खेलने की उम्र में चिंची रक्षा चलाना शुरू कर दिया है, क्योंकि उसने अपनी फैमिली को पालना है, उसने अपने घर को पालना है। तो अज़्म हिम्मत की ये चट्टान बच्ची नूर फातिमा है जो अपने घर का खर्च चलाने के लिए एक मर्द का किरदार अदा कर रही है। नूर फातिमा के वालिद 7 साल पहले ट्रैफिक हादसे में जो है इंतकाल कर गए थे और वालिदा ने मेहनत मशक्क़त करके बेटियों की परवरिश की, मगर एक हादसा और पेश आया, उनके कूल्हे की हड्डी जो है वो टूट गई, जिस पर नूर फातिमा ने हालात का मुकाबला करने की ठानी और किस्तों पर चिंची रिक्शा लिया है, चलाना शुरू कर दिया है और ज़िंदगी की गाड़ी का पहिया रवा दवा रखा है और अपने ख़ानदान को सपोर्ट कर रही हैं। सो अपने ख़ानदान का, अपने घराने का नूर बनने वाली नूर फातिमा सुबह 7 बजे रिक्शा लेके घर को निकलती हैं घर से, और रात को 10-11 बजे तक ये सिर्फ रिक्शा नहीं चलाती, मुशक्क़त की चक्की जो है ये भी चलाती रहती हैं, मौसम कोई भी हो। और आपके सामने हमारे मुल्क में कितनी जिनसी दरिंदगी है, कितनी एक्सप्लॉयटेशन है, एक खातून के लिए काम करना, बाहर निकलना जो है वो भी ख़ासा चैलेंजिंग है, लेकिन इन तमाम चैलेंजेस का वो सामना करती हैं और इंतहाई हौसले और हिम्मत के साथ करती हैं। तो हम इसी बाहिम्मत बच्ची से इस वक्त जो है वो आपको मिलवाएंगे कि हम उसको अप्रिशिएट भी कर सकें और कोशिश करेंगे कि उसकी कोई ना कोई भी कर सके। बाहिम्मत नूर फातिमा, अस्सलाम वालेकुम बेटे, क्या हाल है आपका और कितने पैसे कमा लेती हैं नूर फातिमा आप? हमें तो आप पे रश्क आ रहा है, माशाल्लाह, इतनी बहादुर बेटी हैं आप। 200-300 ले आती हूँ। 200-300 ले आती। कब से रिक्शा चला रही हो नूर फातिमा आप? 6 महीने। अच्छा नूर फातिमा, रिक्शा चलाना कैसे सीखा था, कैसे आया था ये ख्याल कि रिक्शा भी चलाया जा सकता है? लड़कियां तो रिक्शा नहीं चलाती, वो तो डरती हैं बल्कि कि हमें तो साइकिल भी नहीं चलानी आती, मोटरसाइकिल भी नहीं चलानी आती, तो रिक्शा चलाना तो बड़ी हिम्मत का काम है। घर का सरकत नहीं चलता तो फिर कुछ करना तो है था ना। बिल्कुल बिल्कुल, कुछ करना तो है। तो रिक्शा चलाना कैसे सीखा था, किसने सिखाया था? अपने बहनोई से। अच्छा, अपने बहनोई से सीखा है। तो ट्रैफिक में घबराती नहीं हो? मतलब आप कहाँ पे, जहाँ बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ होती हैं वहाँ पर भी रिक्शा चला लेती हो आराम से, डरती भी नहीं हो? नहीं, आप ही जो वाले मोड़ से लेके पटोकलूनी तक चलाती हूँ बस। अच्छा, तो लोग जो हैं वो ये नहीं कहते कि मैं तो आपके साथ नहीं बैठूंगा, कि आप तो छोटी सी हैं, पता नहीं ठीक रिक्शा चलाएंगी भी या नहीं चलाएंगी, लोग क्या कहते हैं? नहीं, मैं लड़कों वाले मेरी मम्मा कपड़े डाल के बेचती है ना, तो किसी को महसूस नहीं होता। अच्छा, तो आप लड़का बन के बैठी होती हैं और कोई किसी को पता चलता हो अगर कि आप लड़की हैं, तो क्या कहते हैं लोग जो साथ बैठे होते हैं? कुछ भी नहीं, वो उसे पता है ये लड़की है सबको। अच्छा, कोई आपके लिए आपकी उस पर हौसला अफजाई करता है, कोई शाबाशी देता है कि बेटे, कोई ज़्यादा पैसे दे देता है कि ये चलो थोड़े पैसे और ज़्यादा ले लो, कि लोग आपसे कहते हैं नहीं आपको इतने नहीं, हम तो 10 नहीं 5 रुपए देंगे?
नहीं, पूरे ही देते हैं। अच्छा, पूरे देते हैं। नूर फातिमा, आप हमें ये बताइएगा कि आप क्या स्कूल में पढ़ती रही हैं, तालीम आपने शुरू की थी या नहीं की थी, तालीम हासिल करना चाहती हैं? मैं स्कूल पढ़ती थी तीसरी क्लास च उठ के मेरी मामा का एक्सीडेंट होया ही ना, तो तीसरी क्लास च ते मेरे पापा का मामा का सिर्फ एक्सीडेंट हो गया सी ना, तो कुछ नहीं भी होंदा ही, तो फिर मैं रिक्शा सीख के मैं रिक्शा चलाने लग पई अपनी पढ़ाई छड़ के। अच्छा, और कितने बहन भाई हैं नूर फातिमा, कितने लोग हैं घर में? 3 बहनें। 3 बहनें और एक अम्मी। अम्मी बीमार हैं, तो अम्मी की दवाई पे कितना खर्चा आता है, घर का खर्चा कितना होता है, और आपके अलावा भी कोई कमाता है, कहीं और से भी पैसे आते हैं? नहीं, तो अम्मी के इलाज पे कितना पैसा बस लगता मम्मा है? शॉपर बेचती है। शॉपर बेचती है, शॉपिंग बैग। अच्छा, लग जाता है कितना कमा लेते हैं? दवाई लाते हैं रोज़ ही, 200-300 ले आती हूँ। ठीक है। नूर फातिमा, हमें ये बताएं, सुबह आप कितने बजे घर से निकलती हैं? इतनी सर्दी में कैसे आप जो है घर से चली जाती हैं? रात कितने बजे वापस आती हैं? मैं सुबह जाती हूँ 7 बजे, 7 बजे जाती हूँ और 5 बजे घर आ जाती हूँ। सर्दी है, धुंधा पैंदियां तां सिदका। और घर अपना है, किराए पे है? आसपास रहने वाले लोग जो हैं वो कोई मदद करते किराए हैं? ते नहीं, किराए ते मकान है। अच्छा, अगर आपकी बात कोई ऐसा शख्स सुन रहा हो, हुकूमत सुन रही हो, तो क्या कहना चाहेंगी आप उनसे? आप चाहेंगी कि आपकी मदद की जाए? क्या मदद की जाए? मत ये हमें कोई घर ले दे। बिल्कुल ठीक है। नूर फातिमा, आप हमें ये भी बताएं कि घर में आपने बताया कि जी कि 3 बहनें हैं, वालिदा हैं, आप सबसे बड़ी हैं बहनों में, बाकी बहनें किस उम्र की हैं? दोनों मेरे से बड़ी, मैं सबसे छोटी हूँ। अच्छा, तो नूर फातिमा, अपने दिल की बात बताओ, क्या खुशी से चलाती हो रिक्शा? कभी दुखी भी हो जाती हो कि मुझे, या अल्लाह मियाँ मुझे इतनी मुश्किल डाल दी, मेरे साथ की बच्चियाँ खेल रही हैं, खिलौनों से स्कूल जा रही हैं, मुझे रिक्शे चलाने पड़ रहे हैं? कभी ये शिकवा भी आपके दिल में आया होगा? हाँ जी। तो फिर क्या करती हो? दुआ करती हो अल्लाह ताला से, रोती हो, परेशान होती हो, अम्मी को बताती हो, या बस अपने अंदर रखती हो ये बात? मम्मा को क्या बताऊँ, जब मजबूरी हो किसे बताऊँ। जी ठीक है। नूर फातिमा, हफ्ते में कोई छुट्टी भी करती हो या सातों दिन आप रिक्शा चलाती हो? कोई छुट्टी आप करती हैं? छुट्टियाँ करती हूँ, उसका क्या नाम है, जब रिक्शा ख़राब हो जाए, या ठीक ना हो जाए ऐसे। अच्छा, अगर रिक्शा ख़राब हो जाए तो वो ठीक भी आप खुद कराती हैं फिर? हाँ जी। अच्छा, तो आपको पता है कि कौन सी चीज़ जो है कहाँ से ठीक होगी, कितने की ठीक होगी? नहीं, वो ना मैं जो से करते हैं ना सही, उधर लेके जाती हूँ। बिल्कुल ठीक है। नूर फातिमा, बड़ी बाहिम्मत बच्ची हैं आप। अल्लाह आपके लिए आसानियाँ पैदा करे, और हुकूमत को, रियासत को इस हवाले से सोचना चाहिए कि रियासत की ज़िम्मेदारी है कि इतनी मुश्किल में ये बच्ची ख़ानदान है और बच्ची को पढ़ाई छोड़ के इस उम्र में मुझे नहीं मालूम कि एहसास प्रोग्राम को इन तक रीच करना चाहिए। इन्हें तो नहीं मालूम होगा कि अंगूठा लगाना है तो मैसेज भेजना है, तो वहाँ पर हमें और ये बड़ी बदकिस्मती है कि फिर हम जब इसको अकाउंटेबिलिटी करते हैं इन स्कीम्स की, तो हमें पता चलता है जिन लोगों को पता था उन्होंने ये अप्लाई कर दिया, वो लोग जो असल थे, जो बेचारे जिन्हें इन्फॉर्मेशन भी नहीं है, वो अभी भी पिस रहे हैं। सो रीच आउट करना चाहिए बैतुल माल, एहसास प्रोग्राम समेत बहुत सारी ऐसे लोगों को, इदारों को, ऐसी चीज़ों को जो कि जिम्मेदार हैं कि वो खुद रीच आउट करें, ना कि लोग उनको जो है जो सालाना रिपोर्ट्स पेश करते हैं, बाकायदा तकरीबात होती हैं, एजाज़ों से नवाजा जाता है कि इस शख्स ने बहुत अच्छा काम किया, इन लोगों तक पहुँचिए। और हमारा मकसद यही है कि हम आप तक पहुँचे। फ़र्क, कल जब टीम इनसे बात कर रही थी तो नूर फातिमा की वालदा ने बताया कि
मैं एक बच्ची टीवी पे आके क्या करेगी, मेरे घर तो हमें क्या टीवी नहीं है, मिलेगा? हमें तो टीवी, हमारे पास टीवी है ही नहीं, हमें नहीं पता टीवी पे क्या और होता है। उन्हें नहीं मालूम कि एहसास प्रोग्राम क्या है, उन्हें नहीं मालूम कि उन्हें महीने का 12 कि उन्हें जो है 2-3 महीने का 12,000 रुपया जो है वो मिल सकते हैं पैसे घर बैठे। लेकिन ये लोग हैं जो डिज़र्व करते हैं, यतीम भी हैं, बीमार भी हैं। और अगर एक बच्ची, हम नहीं सपोर्ट करते हैं चाइल्ड लेबर को, लेकिन अगर उस बच्चे को मजबूरन मुशक्क़त करनी पड़ी है तो इसका जिम्मेदार कौन है? रियासत को अपनी जिम्मेदारी समझनी भी होगी और निभानी भी होगी। और हम भी अपने इर्द गिर्द देखते रहें कि अगर हमें ऐसे लोग मिल रहे हैं जो वाकई ही डिजर्विंग हैं तो उनकी मदद ज़रूर करें। 2021 में ये कोशिश कीजिएगा ऐसे लोग हमें नज़र आएँ तो हम उनकी मदद ज़रूर करें, हम आगे ना गुजर जाएं। शिकवा शब जुल्मत से कहीं बेहतर था अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। आपने क्या शम्मा जलानी है 2021 में? आपका रेजोल्यूशन उसका तयन करेगा। हमारी दुआ है कि आने वाला साल जो है वो हम सब के लिए बेहतरीन हो। इजाज़त चाहेंगे आपसे। इस 2020 का हमारा ये एक साल बाद मुलाकात आखिरी होगी। प्रोग्राम, एक साल बाद मुलाकात कल मुलाकात होगी इंशाल्लाह। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।